नमस्कार दोस्तों। नर्सिंग प्लेनेट के सुपर फास्ट क्लास के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने जो स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम के बारे में, तो आइए जो है वो बिना टाइम खराब किए अपन बढ़ते आगे की तरफ, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ। मेनली जो अभी अपन जो पी आर यादव के जो क्वेश्चन है उनको जो अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो 33 तक अपन ने लास्ट क्लास में कर दिया था और उससे आगे जो अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट वन आपके सामने जो क्वेश्चन है स्पीड के साथ में अपन करेंगे पूरे के पूरे, कि टेम्परेचर या हीट रेगुलेटिंग सेंटर इन इज प्रेजेंट इन बॉडी। बॉडी के अंदर टेम्परेचर या फिर हीट रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ पाया जाता है। तो अपन ने बात की थी कि हीट रेगुलेटिंग सेंटर जो आपका क्या होता है, हाइपोथैलेमस। हीट रेगुलेटिंग सेंटर इज द हाइपोथैलेमस। बात की थी अपन हाइपोथैलेमस क्या क्या काम करता है, तो देखिएगा एक तो जो ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा। कैसे रेगुलेट करता है, तो रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। एक ये जो है वो रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करता है और दूसरा जो क्या करता है, इनहिबिटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है। सेकंड वन बात करें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए हार्मोन फॉर्मेशन करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। अब कोई पूछे कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन को बनाता कौन है, तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन को बनाने वाली स्ट्रक्चर है वो आपकी जो हमेशा क्या कहलाती है, हाइपोथैलेमस। बनाता कौन है इसको, हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आकर के ये जो है वो स्टोर हो जाते हैं और जब जरूरत होती है तो रिलीजिंग इनको कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो देखिएगा दो चीज़ें हैं। बात करेंगे रिलीज कौन करेगा, तो रिलीज जो है वो इनको कौन करता है, आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है, लेकिन इनका फॉर्मेशन जो कौन करता है, हाइपोथैलेमस। स्टोरेज जो है वो कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तीन प्रकार की चीज़ें। अगर मैं बात करूं कि फॉर्मेशन, कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन है एडीएच एंड वेसोप्रेसिन, फॉर्मेशन कौन करता है, तो फॉर्मेशन करेगा इनका हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोर कौन करता है इनको, तो स्टोर जो है इनको करती है कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन दोनों को पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो स्टोर करती है। और रिलीज कौन करता है, तो रिलीज करने का काम भी जो किसका हो जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। तो ये जो है वो आपको याद रखना है किसके रिगार्डिंग में, हाइपोथैलेमस। तो दो काम ये हो गया था। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा था, एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जो है वो रेगुलेट कर रहा था। जो अपनी बॉडी के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उन दोनों को जो है वो रेगुलेट करने का काम कर रहा था। हंगर एंड थर्स्ट, बॉडी के अंदर हंगर थ्रस्ट सेक्स वगैरह को जो है वो कंट्रोल करने का काम भी जो है वो इसी के द्वारा किया जा रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर का रेगुलेशन कहाँ से हो रहा है, तो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर जो आपका कौन होता है, हाइपोथैलेमस। तो सही आंसर जो आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर, हाइपोथैलेमस जो है वो हो जाएगा। बाकी जो है वो इसके अंदर थैलेमस है, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरेबेलम है, इनके जो सारे के सारे काम जो है वो अलग है। बढ़ते आगे की तरफ। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द हेड इंजरी, कि हेड इंजरी हुआ, व्हाट इज द कॉज ऑफ इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब कि बॉडी टेम्परेचर को जो है वो रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, तो रेगुलेट करने वाली स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। तो अगर हाइपोथैलेमस के अंदर इंजरी हुई है तो बॉडी का टेम्परेचर जो रेगुलेट नहीं हो पाएगा, और रेगुलेट नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से जो पेशेंट के अंदर दिक्कत अपने को देखने को मिलेगी। तो सही आंसर इसका जो आपका क्या हो गया, हाइपोथैलेमस। देखिएगा जब भी जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें ऊपर नीचे होती है, जैसे कि एक न्यूबॉर्न बेबी है, तो अपन ने पढ़ा है कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है हाइपोथर्मिया की। बेबी जो है वो क्या चला जाता है, सडनली हाइपोथर्मिया के अंदर जो है वो चला जाता है, टेम्परेचर उसका कम होता है। और कई बार जो होता है ना कि बेबी को अपन सुलाते हैं और सुलाते सुलाते बेबी सोता ही रह जाता है। बहुत बार बड़े बुजुर्ग बात करते हैं कि भैया बच्चा हुआ था, सही था, एकदम जो है उसको सुलाया, वापस उठा ही नहीं। ठीक है, तो हालांकि और भी बहुत सारे जो कॉज होते हैं, लेकिन हाइपोथर्मिया इज आल्सो ए साइलेंट किलर। ठीक है, धीरे धीरे जो बॉडी का जो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और क्यों कम होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस इमेच्योर है। न्यूबॉर्न के अंदर हाइपोथैलेमस क्या रहता है, इमेच्योर रहेगा। तो इमेच्योरिटी की वजह से जो उसका टेम्परेचर है वो धीरे धीरे जो है वो कम हो जाएगा। अब आप कहोगे कि इमेच्योर है तो टेम्परेचर बढ़ भी सकता था, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो बॉडी के अंदर जो है वो फैट टिश्यू होना चाहिए। तो ब्राउन फैट की जो है वो बेबी के अंदर कमी होती है न्यूबॉर्न के अंदर, उसकी वजह से जो है वो किधर की तरफ जाते हैं, हाइपोथर्मिया की कंडीशन के अंदर जो है वो जाते हैं। बात करें हाइपोथर्मिया कब बोलते हैं, तो वो टेम्परेचर जो कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है, उसको अपन जो वो रिगार्ड करते हैं एज ए हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथैलेमस में जब भी इंजरी होगी तो पेशेंट के अंदर जो हमेशा क्या होगा, टेम्परेचर आपको देखने को बढ़ा हुआ हम देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे कि फीवर के अंदर हाइपोथैलेमस इंजरी हो रही है, नहीं, फीवर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, या फिर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है। दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं, साथ में चलते हैं। तो जो चीज़ों को है वो मिक्सअप जो है वो नहीं करना है। बात करें नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, देखिएगा स्पेशल क्वेश्चन है। ए 40 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट, ओल्ड मेल पेशेंट है, उम्र जो कितनी है, 40 साल है। 40 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, और इस पेशेंट में जो है वो कंप्लेनिंग ऑफ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव मेंटल डिटोरिएशन, मेंटल डिटोरिएशन हो रहा है, और वो कैसा हो रहा है, क्रॉनिक हो रहा है, लंबे टाइम से जो है वो हो रहा है।
इज एडमिटेड टू द यूनिट, उसको जो क्या किया गया है, एडमिट किया गया। और क्यों किया गया, क्योंकि डिटोरिएशन उसको जो है वो हो रहा था। द नर्स रिकॉग्नाइज दैट these characteristics indicate a disease that result in degeneration of basal ganglia and cerebral cortex is called। अब जो है अगर आपने डिजीज कंडीशन अच्छे से पढ़ी है तो एक सिंपल सी जो है डेफिनेशन होती है कि डीजनरेशन ऑफ द बेसल गैंग्लिया, डीजनरेशन ऑफ द सेल और न्यूरॉन ऑफ द मेनली बेसल गैंग्लिया एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेकंड वन जो किसकी बात करेंगे अपन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एंड थर्ड वन इज द सब्सटानिया निग्रा, जो कि डोपामिन के लिए जो आपकी साइट थी। इन तीनों के अंदर जो है वो क्या होता है, अगर इनहेरिटेड एक डिजीज होती है आपकी, इनहेरिटेड डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज इसको जनरली अपन बोलते हैं। ये डिजीज जो आपकी कैसी होती है, ऑटो इम्यून डिजीज, जो कंडीशन कैसे होगी, इनहेरिटेड ऑटो इम्यून डिजीज होती है। और उसके अंदर जो है वो नर्व सेल जो होती है उन्हीं के अंदर जो डीजनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, वो सारी की सारी सेल जो है वो क्या हो जाती है, खत्म होने लगती है। तो वो डिजीज जो है वो आपके क्या कहलाती है, हंटिंगटन्स डिजीज। हंटिंगटन्स डिजीज कई कई जगह पे जो वर्ड में लिखा हुआ आता है हंटिंगटन कोरिया, या तो इसको हंटिंगटन डिजीज बोलते हैं और या फिर क्या बोलते हैं, हंटिंगटन कोरिया। अब देखिएगा अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है तो यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन आपके किसी काम का नहीं है, यहाँ तक जो क्वेश्चन किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसने जो डिजीज की डेफिनेशन ही दे दी है कि डीजनरेशन ऑफ द बेसल गैंग्लिया एंड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसके साथ एक चीज और है, सब्सटानिया निग्रा। सब्सटानिया निग्रा, इन तीन चीज़ों के अंदर जो मेनली जो, हालांकि पूरे के अंदर देखा जाता है लेकिन तीन चीज़ें जो आपकी क्या रहती है, मेनली रहती है। तो इन तीनों चीज़ों के अंदर मेनली जो आपका देखा जाता है उसको अपन जो क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा आपका कहलाएगा हंटिंगटन्स डिजीज या फिर हंटिंगटन्स कोरिया। बात करें किस प्रकार की डिजीज है, तो हंटिंगटन कोरिया एक इनहेरिटेड ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो ये होती है और ब्रेन को जो है वो अफेक्ट करती है, और ब्रेन के अंदर जो है वो मेन रहता है आपका बेसल गैंग्लिया। अगर कोई पूछे, अगर आपको सारे ऑप्शन मिल जाए कि हंटिंगटन डिजीज जो किस किस को करती है, बेसल गैंग्लिया भी है, सेरेब्रम भी है, सब्सटानिया निग्रा यानी कि मिड ब्रेन का हिस्सा भी है, तो सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट वन जो सबसे ज़्यादा जो हंटिंगटन डिजीज है वो किसको करती है, बेसल गैंग्लिया को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो ये आपकी डेफिनेशन के बारे में पूछा गया था, हंटिंगटन डिजीज की जो है वो डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट वन बात करें, हाईली टॉक्सिक नर्व गैस दैट कॉज डेथ। डेथ हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक ड्रग है और उससे जो क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। तो डेथ होने की जो ड्रग होती है वो सैरिन होती है। हालांकि ये कि टाइम पास क्वेश्चन है, इसमें जो सारी गैसों के बारे में आपको जो है वो पढ़ा हुआ अलग से होना चाहिएगा। तो इसको जो है एज ए जनरली अपन क्वेश्चन गिन सकते हैं, इसको जो है वो आप डायरेक्टली नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो को रिलेट नहीं कर सकते हैं। जो ये जो आपकी किस में आ जाएगी, ऑक्यूपेशनल डिजीज वगैरह के अंदर जो है वो चली जाएगी। तो सैरिन जो होती है मोस्टली टॉक्सिक ड्रग होती है। सैरिन जो क्या है, मोस्टली टॉक्सिक ड्रग होती है। और फ्यूरिन जो है एज एंजाइम काम करता है, डायोक्सिन। अब डिजोक्सिन नहीं है, डिजोक्सिन अलग होती है, ठीक है, ये डायोक्सिन है, ये भी जो एक एंजाइम की तरह काम करता है। और मेटफॉर्मिन जो है वो आपकी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है, जो कि टीबी के मरीज, सॉरी टीबी क्या, डायबिटीज़ के मरीज के लिए जो है वो अपन यूज में लेते हैं। तो सैरिन जो है वो हाईली टॉक्सिक ड्रग जो है वो होती है। नेक्स्ट वन बात करें कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज कंसर्न विद द हियरिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड सेंस ऑफ स्मेल। हियरिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड सेंस ऑफ स्मेल। तो अपन ने जो ब्रेन में बात की थी कि ब्रेन इस प्रकार से था, तो ब्रेन के अंदर जो अपन ने डिस्कशन किया था कि टोटल जो आपके कितने लोब थे, 4 लोब थे। ये आपका फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। टेम्पोरल में अपन बात की थी कि टेम्पोरल के अंदर जो 3 एरिया थे। वाओ, कितने एरिया थे, 3 एरिया थे। फर्स्ट वन इज द वर्निकेज एरिया, सेकंड वन इज द ऑल्फैक्टरी एरिया एंड थर्ड वन इज द ऑडिटरी एरिया। ऑडिटरी का मतलब होता है हियरिंग, तो क्वेश्चन आपको जो क्या बोल रहा है, हियरिंग का। दूसरा जो आपको क्या बोल रहा है, सेंस ऑफ स्मेल का, मेमोरी का। तो वर्निकेज जो मेमोरी से रिलेटेड काम करेगा, स्मेल से रिलेटेड जो आपका कौन सा करेगा, ऑल्फैक्टरी काम करेगा एरिया, और ऑडिटरी एरिया जो किसका काम करेगा, हियरिंग का काम। तो तीनों चीज़ें जो आपको जो है वो देखने को मिलेगी कि कौन कौन सा जो किस प्रकार से जो वो काम करता है। तो ये था आपका क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हियरिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी और सेंस ऑफ स्मेल के लिए जो कौन कौन काम करता है। तो ये सारा का सारा आपका जो है वो हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट वन बढ़ते हैं आगे की तरफ अपन। नेक्स्ट वन होता है द थिक कलेक्शन। थिक है कलेक्शन ऑफ द नर्व फाइबर दैट कनेक्ट द 2 हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन, कि 2 हेमिस्फेयर को जो है वो कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर क्या होती है। तो अपन ने जो पढ़ा था कि हेमिस्फेयर जो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, ये इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर आपकी जो क्या कहलाती है,
हेमिस्फेयर कहलाती है। अब इन दोनों हेमिस्फेयर को राइट और लेफ्ट हिस्सों में बांटने वाली जो स्ट्रक्चर थी उसको अपन ने बोला है फ्लैक्स सेरेब्राई। फ्लैक्स सेरिब्राई, वो स्ट्रक्चर जो कि दोनों हेमिस्फेयर को क्या करती है, राइट और लेफ्ट हिस्सों में बांटती है, उसको अपन ने बोला है फ्लैक्स सेरेब्राई। और वापस इनको जो यहाँ पे जो जोड़ रही है, ये जोड़ने वाली ये जो स्ट्रक्चर है, इसको अपन जो बोलते हैं वो बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये जो आपकी क्या कहलाती है, कॉर्पस कैलोसम। तो देखिएगा सही आंसर जो आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर, कॉर्पस कैलोसम। बात करें हाइपोथैलेमस तो टेम्परेचर से रिलेटेड काम करता है। पोन्स जो है वो आपकी एप्नियोस्टिक एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं, रेस्पिरेशन से रिलेटेड इसके अंदर। और ब्रेन स्टेम, देखिएगा एक वर्ड आया यहाँ पे ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में कौन कौन होता है, तो ब्रेन स्टेम में 3 चीज़ें होती है। एक होता है आपका मिड ब्रेन, एक जो होता है वो होता है आपका पोन्स, और एक जो होता है वो आपका क्या होता है, मेडुला। 3 चीज़ें जो है वो ऐड होती है किसके अंदर, ब्रेन स्टेम के अंदर। तो सही आंसर जो आपका इसके अंदर जो क्या हो जाएगा, कॉर्पस कैलोसम। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वन, बेड सेल फाउंड इन द ब्रेन आर फाउंड इन, कि जो ब्रेन के अंदर फाउंड होती है बेड सेल, ये जो है वो ब्रेन के अंदर किसके अंदर जो है वो पाई जाती है। तो देखिएगा बेड सेल जो है वो आपकी सेरेब्रम जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स मान लीजिए पूरा का पूरा जो आपका सेरेब्रम का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा सेरेब्रम है। तो इसके अंदर जो बाहर का जो हिस्सा है, जितना भी ये वाला सारा हिस्सा, ये जो आपका क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटार कॉर्टेक्स एरिया होते हैं, तो इसका जो प्राइमरी मोटार कॉर्टेक्स एरिया होता है, उस प्राइमरी के अंदर 5th लेयर में, प्राइमरी मोटार एरिया के अंदर जो है वो 5th लेयर होती है, उसके अंदर जो है वो आपकी क्या पाई जाती है, बेड सेल। अब बेड सेल जो क्या काम करती है, तो मान लीजिएगा कि आपकी बॉडी है, ये आपका राइट पार्ट है और ये आपका क्या है, लेफ्ट पार्ट है। तो राइट साइड की बेड सेल है वो किधर की तरफ काम करेगी, लेफ्ट साइड की बॉडी में, और लेफ्ट साइड की बेड सेल है वो किसकी तरफ काम करेगी, राइट साइड की बॉडी के अंदर जो है वो काम करती है। तो ये जो है वो काम होता है किसका, बेड सेल का, कि कौन सा आपका जो है वो बॉडी के अंदर किस पर है। मैं अगर राइट हैंड से लिख रहा हूँ तो मेरा ब्रेन में जो प्रोमिनेंट हिस्सा कौन सा है, लेफ्ट वाला। प्रोमिनेंट हिस्सा कौन सा होगा, लेफ्ट का। राइट साइड की बॉडी की मूवमेंट के लिए जो है वो लेफ्ट साइड का ब्रेन का हिस्सा रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो क्रॉस क्यों होता है, तो क्रॉस होने की वजह जो कौन होती है, बेड सेल्स। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट। तो लार्जेस्ट पार्ट के लिए अपने जो वर्ड याद किया था, एक आपको याद हो तो ब्रह्मा, ब्रह्मा से बनाता ब्रह्म, ब्रह्म सबसे बड़े, तो सेरे ब्रह्म। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा आपका, सेरेब्रम। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेरेब्रम का जो हिस्सा हो जाएगा। सेरेब्रम अगर नहीं है ऑप्शन के अंदर, तो सेरेबेलम जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है आपके ब्रेन का, वो सही हो जाएगा। दोनों नहीं है तो पॉन्स हो ही जाएगा अपना आप ही, ठीक है। हालांकि पॉन्स बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, फॉर ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ, फॉर ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे जो ब्रेन के जो स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, तो अपन जो है वो बात करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो 3 स्ट्रक्चर में बना होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो कितनी स्ट्रक्चर होगी, 3 स्ट्रक्चर, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फॉर, मिड एंड हिंड ब्रेन 3 स्ट्रक्चर होती है। फॉर को जो अपन बोलते हैं प्रोसेंसिप्लॉन, और मिड को बोलते हैं मीजेंसिप्लॉन, और हिंड को बोलता है रोम्बेंसिप्लॉन। पीएम यार आपको जो याद रखना है। बात करें कि फॉर ब्रेन, तो फॉर ब्रेन 2 हिस्सों के अंदर होता है, एक होता है टेलेंसिप्लॉन और एक होता है डायंसिप्लॉन। एक टेलेंसिप्लॉन और एक क्या होता है, डायंसिप्लॉन। टेलेंसिप्लॉन के अंदर आता है सेरेब्रम, टेलेंसिप्लम में क्या आता है, सेरेब्रम। और डायंसिप्लॉन के अंदर जो आता है आपका बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। ये 4 चीज़ें जो आपकी किस में आती है, डायंसिप्लॉन में। तो फॉर ब्रेन के 2 हिस्से, टेलेंसिप्लॉन और डायंसिप्लॉन। टेलेंसिप्लॉन का हिस्सा होता है सेरेब्रम, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है। तो आप बोल सकते हो कि टेलेंसिप्लॉन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। और डायंसिप्लॉन के अंदर बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। ये 4 चीज़ें जो आपकी पाई जाएगी किसके अंदर, डायंसिप्लॉन के अंदर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर ब्रेन में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट वन इज द सेरेब्रम ओनली, सेकंड वन इज द डायंसिप्लॉन ओनली। तो अपन ने लिखा है अभी कि दोनों चीज़ें होती है, ठीक है, कि सेरेब्रम भी होता है, सेरेब्रम को टेलेंसिप्लॉन बोलते हैं, और डायंसिप्लॉन के अंदर जो 4 चीज़ें होती है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेरेब्रम एंड डायंसिप्लॉन। ये 2 चीज़ें हो जाएगी आपकी। बात करें कि मिड ब्रेन के अंदर मीजेंसेप्लॉन बोलते हैं इसको, इसका कोई भी फर्दर डिवीजन नहीं होता है। बात करें हिंड ब्रेन की, तो हिंड ब्रेन जो फिर से 2 हिस्सों के अंदर जो फिर बढ़ता है, एक होता है मेटेंसिप्लॉन और एक क्या होता है, माइनसिप्लॉन। मेटेंसिप्लॉन एंड माइनसिप्लॉन 2 चीज़ें और होती है। बात करें कि मेटेंसिप्लॉन में क्या होता है, तो सेरेबेलम एंड पॉन्स दोनों मेटेंसिप्लॉन के हिस्से हैं, और माइनसिप्लॉन का हिस्सा होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, सेरेब्रम एंड डायंसिप्लॉन। सेरेब्रम एंड डायंसिप्लॉन। सेरेब्रम की जगह जो है वो क्या लिखा हुआ आ सकता था, टेलेंसिप्लॉन।
सेरेब्रम की जगह वर्ड जो क्या यूज हो सकता था, टेलेनसिफलॉन। नेक्स्ट वन बात करते हैं नेक्स्ट वन के बारे में, द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम आर, कि पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम आर। तो अभी अपने बात किया था 2 क्वेश्चन पहले कि ब्रेन स्टेम के अंदर 3 चीज़ें होती है, एक तो होता है आपका मिड ब्रेन, फर्स्ट वन इज द मिड ब्रेन, सेकंड वन इज द पोन्स एंड थर्ड वन इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये तीनों चीज़ें जो है मिलकर के जो क्या कहलाती है आपका ब्रेन स्टेम। अब आपको ये ब्रेन स्टेम कहाँ कहा गया, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अपन 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्से के बारे में तो अभी अपन ने बात किया था कि एक जो टाइप होती है उस टाइप को जो अपन बोलते हैं क्या, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। एक तो क्लासिफिकेशन ये होता है आपका, और दूसरा अगर अपन क्लासिफिकेशन की बात करें तो फिर से CNS को अपन जो है वो 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है आपका ब्रेन स्टेम, एक होता है आपका सेरेबेलम, और एक जो होता है वो होता है आपका सेरेब्रम। तो 2 प्रकार के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो आपके क्लासिफिकेशन चलते हैं, एक के अंदर फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, और दूसरे के अंदर अपन बोलते हैं सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट हो गए, मिड ब्रेन, प्रोन्स एंड मेडुला। तो सिंपल सी बात है कि ब्रेन स्टेम किस किस को, तो मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। सही आंसर आपका जो क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट वन बात करते हैं नेक्स्ट वन के बारे में, मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम कंटेन सेंटर फॉर। अब देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो घुमाया गया है, क्वेश्चन को क्या किया गया है, घुमाया गया है। लास्ट क्लास में अपन ने जो क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था, तो उस क्वेश्चन के अंदर अपन ने जो है वो एक्सेप्ट का एक क्वेश्चन था, और उसमें माना था अपन ने कि ब्रेन स्टेम या फिर मिड ब्रेन जो है वो कार्डियोवेस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो कंट्रोल नहीं करता है। उसमें अपन ने इसलिए उसको सही किया था क्योंकि बाकी के ऑप्शन जो थे वो क्या थे, अप्रोप्रिएट थे, तो वो जो आपका थोड़ा सा क्या हो गया था, इनअप्रोप्रिएट। वही क्वेश्चन फिर से घूम करके आया है कि मिड ब्रेन जो है वो किसको कंट्रोल करता है। तो अगर बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन का कोई ऐसा स्पेशल काम नहीं है, सब्सटान या निग्रा होती है बस उसके अंदर, और डोपामिन का जो है वो रिसेप्टर का काम करता है। मिड ब्रेन करता क्या है, तो मिड ब्रेन एक ब्रिज का फॉर्मेशन करता है, किस किस, फॉर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में एक जो है वो क्या करेगा, पुल का काम करेगा, जिससे कि दोनों आपस के अंदर जो अच्छे से काम कर पाए। तो मिड ब्रेन का तो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक काम नहीं है, लेकिन जो है वो देखिएगा एग्जामिनर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, पीछे की तरफ क्या लिख लिया इसने, ब्रेन स्टेम। वर्ड क्या लिख लिया इसने, ब्रेन स्टेम। तो जैसे ही ब्रेन स्टेम ये लिखेगा, तो ब्रेन स्टेम के अंदर जो वो अपन क्या काउंट करेंगे, यहाँ पे 3 पार्ट, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। ब्रेन स्टेम लिखते ही जो क्या आ जाएगा, आपकी 3 चीज़ें आ जाएगी। तो अब जो है वो ब्रेन स्टेम का काम आपका क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, कि जो है वो मिड ब्रेन या फिर मिड ब्रेन नहीं, इसको अपन जनरली ब्रेन स्टेम ही बोलेंगे। जनरली मिड ब्रेन जो है वो बस ऐसे ही घुमाने के लिए वर्ड दिया गया है। ब्रेन स्टेम जो है वो क्या क्या काम करता है, तो ब्रेन स्टेम का हिस्सा आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करता है। तो सही आंसर जो आपका इसके अंदर जो क्या हो जाएगा, सी। बात करें कि थॉट, कॉन्शियसनेस, मोरल सेंस, इंटेलेक्ट एंड स्पीच एंड लैंग्वेज, ये सारे के सारे जो सेरेब्रम के काम है। बाकी तीनों के तीनों जो किसके काम है, सेरेब्रम के काम है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत इसके अंदर नहीं है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यू यूज टू असेस द फंक्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम, कि ब्रेन स्टेम के फंक्शन को जो है वो यूज़ लेने के लिए जो है वो अपन कौन सा टेस्ट यूज में लेते हैं। तो एक टेस्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं कोल्ड कैलोरी टेस्ट। क्या बोलते हैं, कोल्ड कैलोरी टेस्ट। अब कोल्ड कैलोरी टेस्ट जो कैसे काम करता है, तो कोल्ड कैलोरी टेस्ट को अपन जो है वो पोस्चर, बैलेंस वगैरह के बारे में जो है वो पता करने के लिए करते हैं, और मेनली जो इससे जो अपन ब्रेन स्टेम का जो है वो पता लगाता है। अब ब्रेन स्टेम का कैसे पता लगाता है, तो देखिएगा कि क्या करता है कि इंसान को खड़ा करते हैं, और खड़ा करने के बाद उसके कान के अंदर जो है वो ठंडा या गर्म जो है वो पानी डाला जाता है, और पानी डालते हैं, और उसके बाद में जो है वो पेशेंट को बोलते हैं कि वो किस प्रकार की जो मूवमेंट हो रही है। अगर जो है वो मूवमेंट कर रहा है उसी कोल्ड या हॉट के साथ में, तो टेस्ट आपका क्या है, नॉर्मल है। और अगर किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं हो रही है, मतलब कि ब्रेन के अंदर किसी प्रकार का जो क्या है, डिजीज है, तो ये जो टेस्ट है आपका क्या कहलाता है, कोल्ड कैलोरी टेस्ट। तो असेस द फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम, कौन सा टेस्ट करते हैं अपन, कोल्ड कैलोरी। एक और टेस्ट जो होता है उसको अपन बोलते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स, जनरली ये 2 ही टेस्ट होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और होते हैं, कर्निंग साइन, ब्रुजिंस्की साइन वगैरह, वो सारी की सारी जो चीज़ें वो आपकी चलती रहेगी, मेनिंजाइटिस के अंदर आएगी आगे। तो अगर स्पेसिफिक रिफ्लेक्स की बात करें, तो एक तो कोल्ड कैलोरी टेस्ट से अपन रिफ्लेक्स क्या करते हैं, और सेकंड वन इज द कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स में क्या करते हैं, तो एक बार क्वेश्चन आया था कि एक जो डॉक्टर है वो रुई लेकर के पेशेंट की आंख के अंदर जो टच करके जो है वो देख रहा है। तो बताइए वो क्या कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ना तो वो क्लीनिंग कर रहा है, ना वो जो स्टेराइल कर रहा है को, वो क्या चेक कर रहा है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स। क्योंकि उसने जो कॉर्निया डॉक्टर था, वो डॉक्टर आपका होगा डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं, ट्राइजेमिनल ब्लॉक लगाते हैं डेंटल सर्जरी से पहले। तो वापस जो है वो उसका जो फंक्शन सही है या नहीं, उसको चेक करने के लिए जो क्या करता है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स। तो कॉटन लेते हैं और आंख के अंदर जो टच करवाते हैं, तो ये जो आपका रिफ्लेक्स चेक करना होता है, इसको अपन जो क्या बोलते हैं, कॉर्नियल रिफ्लेक्स। और कॉर्नियल रिफ्लेक्स करते हैं अपन ट्राइजेमिनल नर्व को चेक करने के लिए।
ट्राइजेमाइनल नर्व की जो एफिशिएंसी उसको पता करने के लिए जो अपन कौन सा करवाते हैं, कोर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट। तो दो टेस्ट हो गए आपके, कोल्ड कैलोरी टेस्ट एंड द कोर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्टिबुलर फंक्शन। वेस्टिबुलर फंक्शन इज टेस्टेड बाय, अब देखिएगा वेस्टिबुलर फंक्शन है तो आपको जो है पूरा वर्ड थोड़ा सा दिमाग लगे, आधे से ज़्यादा जो है वो वर्ड में खो जाता है कि भैया जो है वो वेस्टिबुलर क्या होता है। तो वेस्टिबुलर फंक्शन जो है वो यहाँ पे आपको पूछ रहा है वेस्टिबुलो कोक्लियर, वेस्टिबुलो कोक्लियर। तो वेस्टिबुलो कोक्लियर जैसे आप पूरा वर्ड बोलते ही जो चीज़ें आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो वेस्टिबुलो कोक्लियर जो होती है आपकी क्रेनियल नर्व, और उससे रिलेटेड जो फंक्शन तो वो कान में होती है आपकी क्रेनियल नर्व इनरवेट। तो कान में जो ऑडिशन का काम होता है, पेस पोस्चर एंड बैलेंस का काम होता है। तो आइए उससे रिलेटेड क्या है, तो आपका जो कौन सा हो जाएगा, ऑडियोमेट्री। क्या चेक करेंगे अपन, ऑडियोमेट्री के लिए जो वेस्टिबुलर फंक्शन चेक करने के लिए ऑडियोमेट्री टेस्ट अपन करेंगे, ठीक है। कोल्ड कैलोरी और कॉस्टिक रिफ्लेक्स वगैरह जो है दूसरे आपके टेस्ट है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, नेक्स्ट वन व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है आपका कितना होता है, 5 to 15 mm ऑफ Hg। रट करके बैठ जाइएगा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज द 5 to 15 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट वन बात करते हैं, नेक्स्ट वन क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द कॉलिंग द गेटवे ऑफ पेन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एंड पेन सेंसेशन। कि पेन सेंसेशन या फिर प्रिंसिपल के हिसाब से जो है वो पेन का गेटवे कौन होता है। तो देखिएगा होता क्या है कि इस प्रकार से आपका जो वो ब्रेन होता है और नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, मान लीजिएगा कि ये आपका जो एक हैंड है, ये जो आपका क्या है, हैंड है। अब इस हैंड में इस फिंगर के ऊपर जो पेन हुआ तो यहाँ से सेंसेशन जो पहले किस में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से जो किस में जाएगा, ब्रेन के अंदर, किस में जाएगा, ब्रेन में, ब्रेन वापस जो स्पाइनल कॉर्ड में भेजेगा और स्पाइनल कॉर्ड से वापस जो किस में जाएगा, टारगेटेड ऑर्गन में। तो देखिएगा कि एक गेट है जहाँ से जो चीज़ें आ जा रही है, तो इसको अपन जो बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये जो आपका क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। गेटवे ऑफ द पेन इज द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट वन बात करेंगे अपन, नेक्स्ट वन क्वेश्चन के बारे में, ए लीजन इन ऑसिपिटल लोब ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम अफेक्ट, कि एक लीजन हुआ है, और लीजन कहाँ पे हुआ है, ऑसिपिटल लोब में, यानी कि एक जो दरार आई है, लीजन का मतलब क्या होता है, दरार आई है, एक दरार आई है, और दरार जो है वो आई कहाँ पे है, तो दरार आई है आपके कहाँ पे, ऑसिपिटल लोब के अंदर। तो देखिएगा ऑसिपिटल लोब जो इस प्रकार से अपन ने जो फिर से जो वही स्ट्रक्चर इस प्रकार से, लोब ये आपका हो गया फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। ऑसिपिटल में क्या क्या पाया जा रहा था, तो ऑसिपिटल में अपने बात की थी कि दो एरिया आपके होते हैं ऑसिपिटल में। एक तो जो है वो यहाँ पे आपका होता है विजुअल एरिया, एक कौन सा होता है, विजुअल एरिया। एक जो होता है यहाँ पे भारत पाकिस्तान वाला पैराइटो टेम्पोरल एरिया। तो दो एरिया जो मेनली यहाँ पे जो है वो पाए जाते हैं। तो जब भी इसके अंदर रीजन होगा तो देखिएगा कि क्या चीज़ें हैं, तो विजुअल एरिया है, तो विजुअल एरिया का काम क्या होता है, विजन। तो देखिएगा इसमें जो ऑप्शन आपका जो क्या आ रहा है, विजन, कि जैसे ही ऑसिपिटल लोब के अंदर जो है वो दिक्कत होगी तो क्लाइंट का जो गड़बड़ हो जाएगा आपका विजन। नेक्स्ट वन बात करते हैं, नेक्स्ट वन क्वेश्चन के बारे में, द प्राइमरी विजुअल एरिया इज सिचुएटेड इन, सेमी क्वेश्चन है कि विजुअल एरिया जो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो विजुअल एरिया जो आपका कहाँ पे होता है, हमेशा ऑसिपिटल एरिया में। आंखें हैं आगे लेकिन देखती कहाँ से है, पीछे से। आंखें आगे है लेकिन कहाँ से देखती है, पीछे से, ठीक है। तो विजन का जो एरिया होता है वो आपका ऑसिपिटल लोब के अंदर जो पाया जाता है विजुअल एरिया के रूप के अंदर। तो ये हो गया आपका प्राइमरी विजुअल एरिया कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो ऑसिपिटल लोब के अंदर। नेक्स्ट वन बात करेंगे अपन, नेक्स्ट वन क्वेश्चन के बारे में, इफ ए पेशेंट्स राइट साइड इज वीक, इफ ए पेशेंट्स राइट साइड इज वीक, एक पेशेंट है और उसकी जो है वो राइट साइड जो क्या है, वीक है, यानी कि मान लीजिए कि राइट साइड वाला हिस्सा जो क्या है वो वीक है। व्हाट शुड बी द मोस्ट एक्यूरेट एनालिसिस बाय द नर्स। देखिएगा बहुत ही जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा इसने कि जो है वो चीज़ें किस प्रकार से होती है। तो एक पेशेंट है और उसका जो राइट साइड का एरिया जो है वो क्या आपका वीक है, नर्स असेस कर रही है तो क्या करेगी, तो देखिएगा एक्सप्रेसिव अफेजिया इज प्रोमिनेंट ऑन क्लाइंट विच विथ राइट साइड वीकनेस, कि पेशेंट के अंदर जो एक्सप्रेसिव अफेजिया होता है वो जो होता है मोर प्रोमिनेंट होता है किन के अंदर, जिनके अंदर जो राइट साइड की जो है वो वीकनेस होती है। अब आप तो फंस गए यहीं पे, सत्यानाश हो गया, एक्सप्रेसिव अफेजिया क्या है, ठीक है। तो बात करेंगे अपन इसी के बारे में पूरा का पूरा, बात करेंगे अपन, एक डिजीज़ होती है छोटी सी आपकी डिजीज़, डिजीज़ को अपन बोलते हैं अफेजिया। डिजीज़ आपकी क्या कहलाती है, अफेसिया, ठीक है। अफेसिया के अंदर जो क्या होता है, पेशेंट जो है वो बोल नहीं पाता है, अनेबल टू स्पीक, ठीक है। तो बोल नहीं पाता है या फिर बोली हुई चीज़ों को समझ नहीं पाता है, या फिर जो बोल रहा है वो कॉम्प्रिहेंसिव वर्डिंग बोल रहा है। अब मैं अगर यहाँ पर बोल खड़ा होकर के बोलूँगी और इस प्रकार से कुछ बोलूँ तो वो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा ना। तो वही जो है वो अगर इस प्रकार से कोई आवाज़ निकाल रहा है एप्रीहेंसिव या फिर
कॉम्प्रिहेंसिव, तो वो भी जो आपका किस में आता है, अपेजिया में। ऐसा नहीं है कि साउंड निकल रहा है, साउंड निकल रहा है लेकिन मीनिंगफुल वर्ड भी निकलना चाहिए, उनका जो है कुछ मतलब भी समझ में आना चाहिए। अब मैं खड़ा होकर बोलूँ चैंग चिंग चौंग चंग चंग, तो आप क्या, ठीक है आपको साउंड सुनाई दिया लेकिन उसका कोई मीनिंगफुल नहीं है। तो अगर इस प्रकार का कोई मरीज है तो उसको अपन जो क्या बोलते हैं, अफेजिया। तो अफेजिया जो दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है एक्सप्रेसिव अफेजिया, एक्सप्रेसिव अफेजिया, एंड एक होता है आपका रेसेसिव अफेसिया। एक होता है एक्सप्रेसिव अफेसिया और एक होता है रेसेसिव अफेसिया। बात करें अपन एक्सप्रेसिव अफेसिया की, तो एक्सप्रेसिव अफेसिया आपका हमेशा होता है किसके अंदर, ब्रोकाज एरिया में इंजरी की वजह से। अगर कोई पेशेंट है और उसके जो कौन सा एरिया, ब्रोकाज एरिया के अंदर अगर दिक्कत है, तो ब्रोकाज एरिया के पेशेंट के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, एक्सप्रेसिव अफेसिया। अब जो पेशेंट जो है वो क्या करेगा, बोल नहीं पाएगा, ठीक है, कि क्या कुछ जो है बोलना है, वो अनेबल टू स्पीक, जो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसिव अफेसिया। अब जो है वो बोल रहा है लेकिन बोल क्या रहा है ये अगर आपको समझ नहीं आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेसेसिव अफेसिया। और रेसेसिव अफेसिया जो होता है वो होता है आपका किसकी वजह से, वर्निकेज एरिया के अंदर, वर्निकेज एरिया के अंदर दिक्कत की वजह से। ठीक है, तो दो जो वर्ड है कि रेसेसिव अफेसिया किसकी वजह से होता है, तो डिफिकल्ट इन द वर्निकेज एरिया, और एक्सप्रेसिव अफेसिया किस में होता है, तो डिफिकल्ट इन द ब्रोकाज एरिया। और ब्रोकाज एरिया के अलावा इसी के लिए जो वर्ड यूज होता है, ब्रॉडमैन्स एरिया नंबर 44-45, यानी कि ब्रॉडमैन एरिया 44-45। अब ब्रॉडमैन एरिया क्या होता है, तो ब्रॉडमैन एक भाई साहब थे और इन्होंने क्या किया कि ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को, ब्रेन क्या खाली सेरेब्रम के अलग अलग हिस्सों को टोटल 52 हिस्सों में बांटा है। ब्रेन के सेरेब्रम को जो कितने हिस्सों में बांटा है, 52 हिस्सों के अंदर। तो ये जो अलग अलग एरिया होते हैं तो इनको अपन बोलते हैं ब्रॉडमैन एरिया। इस ब्रॉडमैन एरिया के अंदर जो एरिया नंबर जो कितना 44 और 45, इनके अगर अंदर जो है वो अगर दिक्कत हो जाए। अब देखिएगा अपन बात करेंगे कि ब्रॉडमैन एरिया जो क्या होता है, अपने को पता चल गया, एक्सप्रेसिव अफेसिया क्या होता है पता चल गया। अब देखिएगा होता क्या है, तो उसके बारे में जो अपन थोड़ा सा जो है वो डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। अफेसिया से रिलेटेड एक बार चीज़ें जो अगर क्लियर हो जाएगी तो अपना आप ही जो है वो सही हो जाएगा। मान लीजिएगा कि आपका जो ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है, ये ब्रेन का जो है वो आगे का मान लो कि फ्रंटल पार्ट है, ये जो किसका है आपका फ्रंटल पार्ट है। तो याद रखिएगा ब्रोकाज एरिया जो होता है वो आपका पाया जाता है लेफ्ट फ्रंटल में। मान लीजिए ये राइट साइड है और ये क्या है, लेफ्ट, तो यहाँ पे जो है वो आपका क्या पाया जाएगा, ब्रोकाज एरिया। लेफ्ट फ्रंटल साइड के अंदर जो क्या पाया जाता है, ब्रोकाज एरिया। अब देखिएगा आते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए एक तो अपन ने चीज़ डिस्कस की थी कि लेफ्ट साइड जो है वो बॉडी के अंदर जाकर के किधर की तरफ काम करती है, राइट साइड में, और राइट साइड जो आकर के किसकी तरफ काम करती है, लेफ्ट साइड में। और दोनों काम जो करवाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपकी बेड्स सेल। ठीक है, तो अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए पेशेंट्स राइट साइड इज वीक, इफ ए पेशेंट्स राइट साइड इज वीक, कि पेशेंट की जो है वो बॉडी के अंदर बात कर रहा है। देखिएगा आप आधे से ज़्यादा यहीं पे ब्रेन में घुस जाता है डायरेक्ट कि ब्रेन के अंदर राइट साइड वीक है, नहीं, वीक किसके अंदर है, बॉडी की जो है वो राइट साइड में। तो बॉडी की राइट साइड में दिक्कत है तो बताइएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में। प्रॉब्लम जो कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। अब अपन ने बात की थी कि लेफ्ट फ्रंटल के अंदर जो एक एरिया पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं ब्रोकाज एरिया, और यही ब्रोकाज एरिया जो होता है वो आपकी स्पीच के लिए काम आता है। बक बक किसी से करते हैं, बक बक ब्रोका, ठीक है, तो स्पीच के लिए काम करता है। तो जैसे ही अगर नर्स को पता चलेगा कि राइट साइड अगर वीक है मरीज की, तो कहीं ना कहीं जो है वो इसकी जो स्पीच से रिलेटेड चीज़ें जो वो की क्या होगी, बिगड़ेगी। तो अब देखिएगा यहाँ पे आप डायरेक्ट इससे भी जो आप क्वेश्चन पे नहीं पहुँच पाएंगे कि आपसे जो वो क्या कहना चाहता है। तो एक जनरल नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि राइट साइड वीक है तो नर्स क्या सोचेगी, खूब सारी चीज़ें हो सकती है। तो अब बाकी के जो ऑप्शन है उनको अपने को क्या करना है, एंटिसिपेट करना है। तो बात करेंगे द अफेक्टेड लोब इन पेशेंट इज द राइट साइड, कि भैया राइट साइड वीकनेस है और राइट साइड का जो है लोब अफेक्टेड है। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि दोनों जो क्या रहेंगे आपस में क्रॉस रहेंगे। तो ये तो ऑप्शन जो है पहले ही अपना जो है क्या हो गया, खारिज हो गया। द क्लाइंट विल हैव प्रॉब्लम इन जजिंग डिस्टेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन। अब देखिएगा जजमेंट वगैरह जो है वो सारा का सारा जो काम है वो आपका किसका है, सेरेब्रम का है। सेरेब्रम के अंदर जो है वो ये काम होते हैं, तो इनको भी जो है वो क्या है यहाँ पे इरिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करें कि क्लाइंट ओरिएंटेशन टू टाइम एंड स्पेस, ये भी जो इसका काम नहीं है। तो
अब जो है वो इसने क्या लिखा है, एक्सप्रेसिव अपेजिया इज ए प्रोमिनेंट ऑन क्लाइंट विद द राइट साइड वीकनेस, कि जब भी राइट साइड वीकनेस होगी तो लेफ्ट साइड का ब्रेन के अंदर लीजन होगा और लेफ्ट फ्रंटल के अंदर ही जो क्या पाया जाता है, ब्रोकाज एरिया या फिर ब्रॉडमैन एरिया नंबर 44 45। तो उसकी वजह से जो नर्स जो एंटिसिपेट क्या करेगी कि पेशेंट जो वो बोलने के अंदर जो थोड़ी सी दिक्कत जो है उसको कर सकता है। बात करेंगे नेक्स्ट वन, ब्रोकाज एरियाज कंट्रोल। तो अभी अपन ने क्वेश्चन किया है कि ब्रोकाज एरिया जो क्या करता है, अपनी स्पीच को कंट्रोल करता है। ब्रोकाज एरिया इज कंट्रोल्ड स्पीच, बॉडी के अंदर जो स्पीच होती है उसको कंट्रोल करने का काम ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया इज सिचुएटेड इन द, तो ब्रोकाज एरिया जो होता है आपका किसके अंदर होता है, फ्रंटल लोब में। किसके अंदर, फ्रंटल लोब के अंदर। तो बात करें फ्रंटल लोब में कौन कौन से एरिया होता है, ये आपका फ्रंटल लोब है। तो फ्रंटल लोब के अंदर जो है वो एक तो होता है आपका प्राइमरी मोटार एरिया, एक आपका होता है प्री मोटार एरिया, प्राइमरी मोटार एरिया एंड प्री मोटार एरिया। इसके अलावा जो एक होता है आपका ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया। तो ये जो है कुछ एक जो आपके क्या होते हैं, एरियाज होते हैं, और ये एरिया जो किसके अंदर पाया जाता है, आपके इसके अंदर एक प्री फ्रंटल एरिया आगे की तरफ, एकदम आगे की तरफ प्री फ्रंटल एरिया। तो ये चार एरिया जो होता है वो आपके किसके अंदर पाए जाते हैं, फ्रंटल लोब में। बात करें टेम्पोरल लोब में, तो वाव, वर्निकेज एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया एंड ऑडिटरी एरिया, तीन एरिया जो आपके किस में पाए जाते हैं, टेम्पोरल में। बात करें पैराइटल में, तो पैराइटल में दो होते हैं, एक जो होता है वो होता है आपका गस्टेटरी एरिया और एक जो होता है वो होता है आपका सोमेटो सेंसरी एरिया। बात करें ऑसिपिटल, तो एक तो होता है पैराइटो ऑसिपिटल एरिया, पैराइटो ऑसिपिटल एरिया, और एक जो होता है वो होता है आपका विजुअल एरिया। तो ये सारे के सारे जो आपके होते हैं एरिया किसके अंदर, ब्रेन के लोब के अंदर, सेरेब्रम के जो है वो अलग अलग लोब की जो है वो ये टाइप है। तो ब्रोकाज एरिया किसके अंदर हो जाएगा, फ्रंटल में। पैराइटल में कौन कौन सा होता है, तो अपन ने लिखना है गोविंद सिंह जीएस पैराइटल, ठीक है। ऑसिपिटल के अंदर जो कौन कौन सा है, तो ऑसिपिटल के अंदर वी एंड पीओ, विजुअल एरिया एंड पैराइटो ऑसिपिटल एरिया। टेम्पोरल के अंदर जो कौन कौन है, तो वाव, टेम्पोरल वाव, टेम्पल वाव, ठीक है। तो टेम्पोरल के अंदर वाव, वर्निकेज, ऑल्फैक्टरी एंड ऑडिटरी, ये तीनों जो आपके किस्म पाए जाएंगे टेम्पोरल लोब के अंदर। तो ये हो गया आपका ब्रोकाज एरिया। नेक्स्ट वन है जो क्वेश्चन है, विच कॉर्टिकल आर सीन रेस्पॉन्सिबल, आर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ स्पीच, कि फॉर्मुलेशन ऑफ स्पीच कौन करता है, तो स्पीच जो है वो स्पीच को बोलते हैं अपन बकबक, और बकबक का काम कौन करवाता है, आपका ब्रोकाज एरिया। क्लियर है। तो सही आंसर जो इसका क्या हो गया, आपका ब्रोकाज एरिया। नेक्स्ट हम बात करें इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड, कि कोई पेशेंट है जो कि अनेबल है किससे, स्पीक, बोलने से जो है वो अनेबल है, या फिर बोले हुए शब्दों को नहीं समझ पा रहा है, तो उसको अपन जो क्या बोलते हैं, अफेसिया। क्या कहलाता है, अफेसिया। देखिएगा बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा अपन टाइम देंगे तो और भी मज़ा आएगा, कुछ एक चीज़ें अपने को पता चलेगी। बात करेंगे इंसोम्निया, तो अगर पेशेंट जो है वो अनेबल टू स्लीप इन नाइट टाइम, रात को अगर सोने में दिक्कत हो रही है, मरीज जो जाग ही रहा है, भूत प्रेत की तरह घूम रहा है, चुड़ैल बन करके घूम रहा है, तो वो जो आपका क्या कहलाता, इनसोम्निया। नेक्स्ट वन बात करें अप्रेक्सिया। प्रेक्सिया जो वर्ड आता है वो आता है मूवमेंट से रिलेटेड। प्रेक्सिया वर्ड जो किसके लिए है, मूवमेंट के रिलेटेड है। कोई मरीज है जो कि जो है वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, या फिर जो स्किल प्रूफ मूवमेंट नहीं है। अब मैं मेरा जो पेन है यहाँ से यहाँ तक ले गया तो ये स्किल हो गई, वापस यहाँ तक लाया, यहाँ तक लाया, तो ये स्किल प्रूफ मूवमेंट हो रही है। अगर स्किल प्रूफ मूवमेंट जो है वो अपसेंट है तो वो क्या कहलाता है, अप्रेक्सिया। एग्नोसिया, एग्नोसिया का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है देख रखा है, ये क्या है, अगर मैं पेशेंट को बताऊँ ये पेन है और अगर उसको पकड़ाऊँ ये क्या है, तो पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा ये क्या है। अगर मैं मोबाइल लूँ और कहूँगी ये क्या है, तो पता ही नहीं चलेगा ये क्या है। तो ये क्या है, एग्नोसिया, कि अनेबल टू रिकॉग्नाइज द थिंग, अनेबल टू रिकॉग्नाइज थिंग्स, चीज़ों को अगर पता नहीं कर पाता है तो क्या कहलाता है, एग्नोसिया। अप्रेक्सिया कहलाता है आपका क्या, स्किल प्रूफ मूवमेंट अपसेंट हो जाती है, स्किल प्रूफ मूवमेंट अपसेंट हो जाती है, तो क्या कहलाता है आपका अप्रेक्सिया। इनसोम्निया, स्लीप, स्लीप से रिलेटेड दिक्कत है तो क्या कहलाता है, इनसोम्निया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अफेसिया। तो अफेसिया जो क्या होता है, इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड ऑफ द स्पोकन वर्ड। अब आप कहोगे कि इतनी रामायण करने की जरूरत कहाँ हुई, तो एक वर्ड और होता है अफेजिया। आधे से ज़्यादा तो यही समझते हैं कि दोनों चीज़ें एक ही है, अफेसिया भी वही है और अफेजिया भी वही है। तो याद रखिएगा एफेजिया का मतलब क्या होता है, अनेबल टू स्वालोइंग, अनेबल टू स्वालोइंग। अगर मरीज जो स्वालोइंग नहीं कर पा रहा प्रॉपर तो वो क्या कहलाता है, अफेजिया। जिया, जीआई सिस्टम, जिया 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 जिया
GI सिस्टम, जिया, ठीक है। तो अफेजिया जो है वो GI सिस्टम या फिर स्वालोइंग से रिलेटेड है, और अफेसिया जो है वो किससे रिलेटेड है, आपका स्पीक से रिलेटेड है, ठीक है। एक और चीज होती है अफेकिया, अफेकिया वर्ड आता है कई बार एग्जाम के अंदर। अफेकिया का मतलब होता है कि अब्सेंस ऑफ लेंस, अब्सेंस ऑफ लेंस इन आई। अब आई के अंदर जो है वो क्या है, लेंस ही नहीं है, तो उसको जो अपन क्या बोलते हैं, अफे अफेकिया। कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, अफेकिया, ठीक है। आपने पढ़ा होगा फैको सर्जरी, तो फैको सर्जरी में फैको वर्ड जो किसके लिए यूज ले रहे हैं, लेंस। अगर लेंस ही नहीं है तो क्या है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अफेकिया। तो ये कुछ एक जो वर्ड है और इनसे रिलेटेड आपको याद रखना है कि अफेसिया में SIA है, तो ये तो एस का मतलब स्पीक से हो जाएगा, जी मतलब निगलना, हमारे यहाँ पे निगलने को गिटना बोलते हैं कि गिट नहीं पाएगा, गिट नहीं पाएगा मतलब स्वालोइंग। तो ये जो चीज़ें हो जाएगी आपकी। तो ये कुछ एक जो टर्मिनोलॉजी इनको जो आपको अच्छे से याद रखना है। ये नेक्स्ट वन बात करते हैं फिर, ये स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन इन द लेफ्ट फ्रंटल लोब, लेफ्ट फ्रंटल लोब के अंदर लीजन है। तो अभी अपन ने बात किया था कि लेफ्ट फ्रंटल लोब के अंदर एरिया होता है उसको अपन बोलते हैं ब्रोकाज एरिया, और ब्रोकाज एरिया के अंदर अगर दिक्कत है तो उसकी वजह से जो क्लाइंट के अंदर कौन सा आपको कंडीशन देखने को मिल रही थी, अभी पूरा का पूरा डिस्कशन क्या है, एक्सप्रेसिव अफेजिया, दूसरा रेसेसिव या फिर रिसेप्टिव अफेजिया। रेसेसिव भी बोलती है और रिसेप्टिव भी बोलते हैं, दोनों वर्ड यूज होता है। तो ये जो होता है वो होता है आपका किसकी वजह से, वर्निकेज की वजह से, वर्निकेज एरिया के अंदर दिक्कत की वजह से जो कौन सा होता है, रेसेप्टिव अपेजिया होता है। और एक्सप्रेसिव अपेजिया जो दिक्कत होती है किसकी, आपकी लेफ्ट फ्रंटल लोब की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ए कंप्लीट लॉस ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन और प्रोडक्शन इज कॉल्ड, एक कंप्लीट लॉस ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन और प्रोडक्शन इज कॉल्ड, कि कंप्लीट लॉस हो गया लैंग्वेज का, क्या कहलाएगा आपका, अफेसिया। फिर से जो वही वर्ड चल रहा है, अफेसिया, ठीक है। डिस्पेसिया क्या होगा, तो डिफिकल्टी इन स्पीक, बोलने के अंदर दिक्कत हो रही है, डिस्पेसिया। डिस्प्रैक्सिया, डिफिकल्टी इन मूवमेंट इज कॉल्ड द डिस्प्रैक्सिया। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट वन बात करते हैं लास्ट वन क्वेश्चन के बारे में, ए पेशेंट सफर्ड फ्रॉम स्ट्रोक एंड इज अनेबल टू कम्युनिकेट, ए पेशेंट सफर्ड फ्रॉम स्ट्रोक, कि मरीज को जो स्ट्रोक हुआ है, और सिंपल सी बात है, स्ट्रोक अगर लेफ्ट फ्रंटल लोब के अंदर हुआ है तो मरीज जो फिर से बोल नहीं पाएगा, और बोल नहीं पाएगा तो कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, अफेसिया। अनेबल टू कम्युनिकेट, बोल ही नहीं पा रहा है, ठीक है। डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट होता तो क्या हो जाता क्वेश्चन, डिस्फेसिया। देखिएगा दोनों वर्ड आ गए, डिस्फेसिया भी और डिस्फेजिया भी है। डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्वालोइंग। एफेजिया का मतलब होता है अनेबल टू स्वालो, ठीक है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले शायद जो है मैंने डिफिकल्ट बता दिया, तो अनेबल टू स्वालो जो होता है अफेजिया का मतलब, और डिस्फेजिया का मतलब जो क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, एंड डिस्फेजिया का मतलब है डिफिकल्टी इन स्पीच। तो यहाँ पे जो क्या हो रहा है, अनेबल टू हो रहा है, यानी कि बोल ही नहीं पा रहा है, तो जो क्या कहलाएगा, अफेसिया। कंडीशन जो आपकी क्या कहलाएगी, अफेसिया। तो ये जो आपके PR यादव के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 59 तक जो अपन ने पूरा का पूरा जो है वो डिस्कशन कर लिया है। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको जो फास्टेस्ट क्लास जो है वो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही जो पूरी की पूरी PR यादव को जो है वो फास्टेस्ट करने के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ में। तो अपन पूरा का पूरा PR यादव को उसके बाद में जो एनक्लेक्स वगैरह को पूरा का पूरा जो है सॉल्व आउट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बस कमेंट करके जो ज़रूर बताएगा कि आपको जो क्लास जो है वो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन के अंदर जो बताएगा। क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन सीरीज़ के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।